हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी टेम्परेचर के हिसाब से जहाँ पर जो कि घटनी चाहिए तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो ये जो वाटर के डेंसिटी में ये कुछ अलग सा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। साथ ही ये भी देखेंगे जो कि आइस एक सॉलिड स्टेट में होने के बावजूद वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो आखिर जो आइस है उसके स्ट्रक्चर में क्या अलग हो जाता है कि जो कि जनरल जो हमारी थ्योरी है जो ये कहती है कि जो सॉलिड होते हैं वो हमेशा जो पानी है यानी कि जो लिक्विड होते हैं उसके ऊपर फ्लोट कभी नहीं कर सकते, लेकिन जो आइस है वो सॉलिड होने के बावजूद अपने ही लिक्विड स्टेट यानी कि जो वाटर है उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो इन दो चीज़ों पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उन दोनों के रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो वाटर है एक्चुअल में उसकी डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी डेंसिटी को कम हो जानी चाहिए। जैसे मानिए कि कोई भी सब्सटेंस है, जब उसे हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, जब उसे आग पर रखा जाता है तो वो उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो वहाँ पर रखा हुआ हीट एनर्जी जिस आपने आग पर रखा तो उस आग से हीट एनर्जी को वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे ही हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जनरली जितने भी सब्सटेंस है दुनिया में आप जानते हैं आमतौर पर वो सभी सब्सटेंस जब उन्हें हीट एनर्जी मिलता है तो वो उस हीट एनर्जी को गेन करने के बाद जो उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स है बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसे ज़्यादा एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी। अब खुद ही आप अपने पर ये अगर सोच कर देखें तो कोई आदमी है, उसे आपने ज़्यादा खाना खिला दिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जो पर्सन है उसे ज़्यादा एनर्जी के मिलने के बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ज़्यादा एक्टिव है कोई पर्सन तो वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, मूवमेंट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही मूवमेंट इंक्रीज होगी यानी कि वो ज़्यादा स्पेस ज़्यादा दूर तक मूव करेगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और हमें पता होनी चाहिए जो डेंसिटी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक होता है, अगर डेंसिटी की बात करें तो दो फैक्टर्स है, एक मास और दूसरा वॉल्यूम। तो चूंकि एटम के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है आपने तो सिर्फ बाहर से उसे हीट एनर्जी दिया। अब हीट एनर्जी के कारण किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो इंक्रीज तो कभी नहीं हो सकता। अब जब इंक्रीज नहीं हो सकता तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? इसका मतलब है कि वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है जहाँ पर कि मास में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। और हमें इससे रिलेशन से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जैसे ही हीट एनर्जी बढ़ाते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट होने के बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने के कारण उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। आमतौर पर ये माना जाता है, लेकिन वाटर के केस में ना कुछ एक टेम्परेचर रेंज है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। तो मूलतः ये जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस करने पर जो उसका डेंसिटी है उसमें कुछ अलग से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास दो एक्सिस है, ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस जिस पर डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया। अब डेंसिटी दो पार्ट्स में है, चूँकि यहाँ पर वाटर के बारे में भी है और आइस के बारे में भी, तो वाटर और आइस दोनों की डेंसिटी अलग है। तो ग्राफ यहाँ के ऊपर आप ध्यान देंगे ये 999.7 kg पर मीटर क्यूब से ऊपर की तरफ है, 999.8, फिर है 999.9, फिर 1000, फिर 1000.1। उसके बाद जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की सामान्यतः जो वाटर की डेंसिटी है उससे काफ़ी कम होती है। तो उसके लिए फिर अलग से ग्राफ बनाने से बेहतर इसके नीचे ना जो लोअर रेंज है उसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। क्या? 917, 918, 19, 20, इस तरीके से 923 तक। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है जनरली जो डेंसिटी है उसे दो पार्ट में दिखाया गया है। ये पार्ट आइस के लिए है और ये पार्ट जो वाटर की डेंसिटी कैसे चेंज होती है उसके लिए। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। और अगर आप एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो है पूरा टेम्परेचर है, ये 0 से 6 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ से 7 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पर जो इस पार्ट में है चूँकि आइस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करने पर उसकी जो डेंसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है, तो यहाँ पर है।
तो आइए पहले जो वाटर है उसकी डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखेंगे कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी आखिर इस तरीके से जो बिहेवियर पैटर्न है वाटर का, ठीक है, वो थोड़ा अलग हो जाता है बाकी लिक्विड के कंपैरिजन में। जो वाटर की डेंसिटी है उसमें कुछ अलग तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए बोला जाता है द एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एनोमलस, मतलब कुछ अजीबोगरीब उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। आखिर क्या चेंजेस हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर, आप देखेंगे यहाँ पर दो ग्राफ है हमारे पास, एक इस जगह पर और इस जगह पर। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है और आइस भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आइस है वो उसके पास हीट एनर्जी कम होती है, यानी कि अगर कोई आइस अपने उसमें से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जब वाटर है और वाटर अपने से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज कर दे तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाती है आइस में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वाटर है इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है। कौन सी ज़्यादा हीट एनर्जी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। जब वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज करती है तो वाटर कन्वर्ट हो जाती है आइस के अंदर, ठीक है। और वहीं पर जो आइस है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो अब पहले इसी बात को समझ लेते हैं कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी वो तो लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में जो चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो माना जाता है कि जहाँ पर लिक्विड है वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण उसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगी और उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं पर जो सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो आप कह सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत क्लोज्ड होते हैं, इसके कारण उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो ये आइस और वाटर है इन दोनों के डेंसिटी में जो चेंजेस हैं उसके पीछे रीज़न होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, आप लोग समझेंगे अगर तो वाटर आप कह सकते हो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब अगर H2O मॉलिक्यूल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है? तो बोला जाता है कि जो ऑक्सीजन है ये एक नॉन मेटल है, और एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी टेंडेंसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर लिखे तो वो होता है 8, 2 और 6। अब ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है? तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा उस सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझे बात? ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं पर ये ऑक्सीजन चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और जो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर जानते हैं 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? सिर्फ 1 होंगे। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, मतलब ज़्यादा उसे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है, रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण जो यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये इसके वजह से जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल, मतलब स्मॉल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आने का रीज़न होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, तब वो एटम नहीं रहता, तब वो बन जाता है आयन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज आयन, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ये कंप्लीटली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता। हो तो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब है तो कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करने के कारण इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और वहीं पर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर आ जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर खींचा तो थोड़ा नेगेटिव इसके तरफ, तो इसके तरफ होगा तो पार्शियल या स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये चीज़ें हो जाए तो यानी कि हमने क्या देखा कि जो
वाटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, उसके उस कोवैलेंट बॉन्ड होने के बावजूद उसमें ये पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। इसी वजह से बोला जाता है वाटर हैज़ पोलर नेचर, और यही पोलर नेचर जो है यहाँ पर सारा खेल बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ता है? अब एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, इसमें तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो जो दूसरा यहाँ पर होगा, ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर होगा पार्शियल नेगेटिव, लेकिन इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे। अब इस हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट करा होगा, इस हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट करा, इसी तरीके से एक चेन बन चुका होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड तो है, उसके अलावा भी बाकी के हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, और इसी चीज को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ऑक्सीजन के पोलर नेचर होने के कारण जो बाकी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, और जहां पर भी ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे या कंपाउंड में चीजें होंगी तो वहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जरूर देखने को मिलेगी। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आइस की। आखिर आइस के अंदर जो आप कह सकते हो कि आइस की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है? तो जो कि अगर आइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो आइस का कुछ स्ट्रक्चर केज टाइप से होता है। आप सभी केज जरूर देखे होंगे, और उस केज के अंदर अगर आप आइस को कभी आइस क्यूब को ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो उसके अंदर जो आप कह सकते हो गैसेस फिल हो जाते हैं। मतलब जब ये जो लिक्विड है या जो वाटर है वो जब आइस में कन्वर्ट होता है तो जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसका जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें गैसेस ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे ही उस केज के अंदर गैसेस ट्रैप होंगे, उस वजह से जो आप कह सकते हो जो वाटर है या फिर जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम तो उतना ही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को होना चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाते हैं, और वो ट्रैप होने के बाद जो आपका आइस है उसकी डेंसिटी जो वाटर है उससे भी कम हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वहीं पर जो सॉलिड है मतलब आइस है फिर भी उसकी डेंसिटी कम है। तो इसके पीछे तो रीज़न हमें क्लियर आ गया कि उसके पीछे रीज़न है कि जो ड्यू टू द यूनिक और केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द आइस इन विच द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं जो वाटर है उसकी डेंसिटी आखिर कैसे चेंज होती है। अब अगर वाटर के डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री पर उसकी डेंसिटी 999.8 से 999.9 के बीच होती है। फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, अब होना क्या चाहिए कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो उसकी डेंसिटी है उसे कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 0 से 1 डिग्री सेल्सियस गए उसकी डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हुई, उसके बाद 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जाए तो और डेंसिटी इंक्रीज होती है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर 4 डिग्री होती है तो उस टाइम पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको कंसीडर भी किया जाता है दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ये जो डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। उसके बाद जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल जैसे होती है हर एक लिक्विड की, उसी तरीके से वाटर बिहेव करती है। तो ये 0 से लेकर 4 डिग्री तक ऐसा क्या यूनिक होता है वाटर के केस में जो आप कह सकते हो कि वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, जो कि बिल्कुल उल्टा है। नियम तो यही कहता है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर एक्सपेंशन होने के कारण जो डेंसिटी है उसे कम होनी चाहिए, लेकिन ये काम शुरू होता है वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। मतलब वाटर का कहना है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं ये जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को फॉलो नहीं करने वाला। तो आखिर वाटर क्यों नियम ऐसा फॉलो नहीं कर पाता? कुछ यूनिक होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर जो रीज़न है वो यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि होता क्या है वाटर के साथ कि जब एक्चुअल में तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले ब्रेक होती है।
तो जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये बॉन्ड ब्रेक हुई, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आना स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा कि जो वॉल्यूम है उस सब्सटेंस की वो डिक्रीज होने लगी। अब जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। तो ये जो 0 से 4 डिग्री का फेज है, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर H बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन होता है, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज आने लगते हैं, और इसके कारण जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। तो 0 से 4 डिग्री तक ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओ, तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से एनर्जी गेन करने के बाद ये एक्सपैंड होने की कोशिश करते हैं, और फिर इनका डेंसिटी लगातार डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये पूरा रीज़न है कि आखिर क्यों वाटर का जो एक्सपेंशन है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है बाकी नॉर्मल लिक्विड्स के कंपैरिजन में। वहीं पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी और आइस सॉलिड होने के बावजूद उसकी डेंसिटी लिक्विड से यानी कि वाटर से कम हो जाती है, जिसके कारण जो आपका आइस है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।